नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं योग्यता विस्तार के अंदर उन प्रश्नों को देखेंगे हम। कक्षा 6 के प्रथम पाठ के जो प्रश्न शेष रहे हैं उनको हम आगे देखेंगे। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वर्णानाम उच्चारण स्थान, कि वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? तो कुल मिलाकर के मोटे रूप में वर्णों के 6 उच्चारण स्थान माने गए हैं। वो कौन कौन से उच्चारण स्थान है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, हम क्रमानुसार चलेंगे तो अंदर से जो आवाज़ निकलेगी उसमें सबसे पहले जहाँ आवाज़ टकराएगी वो अपना स्थान होगा कंठ। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान है वो कौन सा माना गया है? कंठों को माना गया है कि सबसे पहले उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ। और कंठों के बाद में हम आगे चलते हैं तो कंठों के बाद में हमारा जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा? तालु। तो कंठों के बाद में किसका नंबर आएगा? तालु का। तो हमारा जो 2 नंबर का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? तालु। और तालु के बाद में किनका नंबर आएगा? मूर्धा का। और मूर्धा के बाद में किसका नंबर आएगा? क्रमानुसार अगर हम चलेंगे दंत का। दंत के बाद में किनका नंबर आएगा? दंत के बाद में आएगा नासिका का। और नासिका के बाद में किसका नंबर आएगा? ओष्ठ का। तो हमारे कुल मिलाकर के 10 उच्चारण स्थान माने गए हैं कि क्रमानुसार चलेंगे। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत, दंत के पहले नासिका, और सबसे अंत में जो अपना उच्चारण स्थान आएगा वो आएगा ओष्ठ। तो कर्मानुसार उच्चारण स्थान है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा? कंठ उच्चारण स्थान होगा। तो उस कंठ स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को हमें देखेंगे। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ये अपना एक सूत्र है। इस सूत्र के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं उन वर्णों को हम देख सकते हैं कि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कै, ए कै है और विसर्ग, यानी ए कै है और विसर्ग। तो ए में ए और आ दोनों, फिर कै वर्ग के अंदर कै खे गे गैंगे, फिर है और फिर विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? इन सब का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। इसलिए ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्णों को हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ से होने के कारण इनको हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो कंठ्य वर्णों के अंदर कौन कौन से वर्ण है? ए के अंदर ए और आ दोनों, उसके बाद कै वर्ग, कै वर्ग के अंदर कै खे गे घे ngै, है और विसर्ग। ये कुल मिलाकर के जो अपने इतने वर्ण हैं, यानी ए और आप एक वर्ग, फिर कै वर्ग, फिर है वर्ग और फिर विसर्ग। तो कुल मिलाकर के जो 4 वर्ग माने गए हैं अपने, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इनको कंठ्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पर अपना उच्चारण स्थान आता है वो क्या है? तालु। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। कि तालु से जो उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। कि तालु से उच्चारित होने के कारण इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं अपने तालव्य वर्ण? ई और ई दोनों ई। उसके बाद में च वर्ग, च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, य। उसके बाद में य और श। तो इचु यसा नाम तालु, यानी ई च वर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहा जाता है। कि इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में अपना तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? मूर्धा। तो मूर्धा से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। तो मूर्धा जिनका उच्चारण स्थान है तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। तो मूर्धन्य वर्णों में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ऋटु रसाणाम मूर्धा, री और री, छोटा और बड़ा दोनों। ए वर्ग के जितने भी अक्षर हैं टे ठे डे डैण, उसके बाद में रे और श, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होती है। तो मूर्धा होने के कारण इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से वर्ण है?
री और री। टे वर्ग में टे ठे रे डैण है पांचों अक्षर, फिर रे और फिर श। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में चौथा अपना उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। तो दांतों से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। तो दांतों से उच्चारित होने वाले अपने वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, उन वर्णों को हमें देखते हैं। तो अपना सूत्र है वो क्या है? लृतु लशानाम दंतः। तो लृ तय वर्ग तै थे दे धे न, पांचों अक्षर इसके अंदर, फिर लय और फिर श। तो लृ यानी दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? लृ, फिर तय वर्ग का तय थे दे दे न, फिर लय और फिर श। ये कितने अक्षर हो गए? एक, ये वर्ग दो, लय और श, यानी कुल मिलाकर के चार वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। यानी चार वर्ण का मतलब इनके अंदर ये पूरा वर्ग शामिल है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। इसलिए इनको क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं, दांत होने के कारण। उसके बाद में आगे वाला अपना उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले अक्षर कौन कौन से? उपपदमानिया नाम ओष्ठो, यानी उपपदमानिया नाम ओष्ठो, यानी उ और उ, छोटा और बड़ा दोनों, और पै वर्ग। पै वर्ग के अंदर पै, फै, बै, भै, मैं, ये पांचों अक्षर। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ होने के कारण इनको क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होने के कारण इनको क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद में अपना छठा जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? नासिका। छठा अपना उच्चारण स्थान है वो नासिका है। तो नासिका से जो उच्चारित होने वाले अक्षर हैं उनको हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो नासिका से उच्चारित होने वाले अक्षर कौन से हैं? यम गण ना नाम नासिका से। तो ये, मैं, ङ, ण, न और मैं, इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ साथ नासिका भी होता है। कि इनका अपने वर्ग के साथ तो उच्चारण स्थान है ही है। वर्ग का मतलब कै वर्ग का उच्चारण स्थान ङ है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो कै वर्ग का अपने ङ कंठ के साथ तो उच्चारित होगा ही होगा, उसके साथ में नासिका से भी बोला जाएगा। यह वर्ण है वो तालु के साथ तो उच्चारित होगा ही होगा च वर्ग में, उसके साथ साथ नासिका से भी बोला जाएगा। उसी प्रकार जितने भी ये अक्षर हमारे सामने हैं ये अपने वर्ग के साथ साथ तो बोले जाएंगे, उनका उच्चारण स्थान वो तो होगा ही होगा, उसके साथ में नासिका से भी बोले जाएंगे। इनको बोलने के लिए नासिका की भी सहायता लेनी पड़ेगी, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ साथ नासिका भी होती है, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में है जो अपने 6 उच्चारण स्थान है वो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ उच्चारण स्थान है वो द्विस्थानीय उच्चारण स्थान कहलाते हैं। द्विस्थानीय का मतलब जिनका उच्चारण स्थान दो दो स्थानों से मिलकर के होता है, यानी वो दो वर्णों से मिलकर के बने हुए वर्ण होते हैं। तो दो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान दो स्थान पर होगा, इसलिए वो द्विस्थानीय उच्चारण स्थान कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य के अंदर कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं? कि ए और ऐ, ये दो अक्षर हैं। तो एदे तो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। तो ए का उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दो हो गए। कैसे? ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। तो इन दो उच्चारण स्थानों से मिलकर के कंठ तालव्य वर्ण बन गया। कौन सा? ए और ऐ। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे ए और उ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो इन दो वर्णों से मिलकर के क्या बन गया? ओ वर्ण बन गया। इन दो वर्णों से मिलकर के क्या बन गया? ओ वर्ण बन गया, इसलिए इनको कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। जैसे उदोतो कंठोष्ठम, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान द्विस्थानीय उच्चारण स्थान माना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण दो दो स्थानों से मिलकर के होता है, तो इसलिए इनको द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं।
धन्यवाद।